हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के काफ़ी टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू वोट। अगर आपको जो पहले वाले टॉपिक्स हैं उनके अगर आपको वीडियोस चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पर हमारे पास आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर एक पर्सन को वोट करने का अधिकार है। ठीक है, यूनिवर्सल यानी कि सबको वोट करने का अधिकार है। एंड सेकंड यहाँ पर है राइट टू कॉन्टेस्ट। राइट टू कॉन्टेस्ट का मतलब है इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार भी सबको है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल पर्सन होगा जो स्पेशल कैंडिडेट होगा जो कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन को, ऐसा नहीं है। हर एक पर्सन के पास अपना खुद का राइट है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन अ मेथड ऑफ इलेक्शंस, द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर्स टू बेसिक क्वेश्चन अबाउट इलेक्शन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देता है अबाउट इलेक्शंस। हु आर दी वोटर्स, वोटर्स कौन है, एंड हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन को कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इन बोथ दीज रिस्पेक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब हमारा इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को ही फॉलो करता है इन दोनों रिस्पेक्ट में। You already know that democratic election require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in elections. अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब सबको पता है, लोकतांत्रिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब, तो अब इसमें क्या है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होना चाहिए कि सभी जो सिटीजन्स हैं कंट्री के वो वोट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए इलेक्शन में। इसको हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी कहते हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, सिटीजन्स को दे हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स विद द रूलर्स टू गेट दिस राइट। अब बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है कि कई लोगों को ये राइट नहीं मिलता, जिनकी वजह से इस राइट को पाने के लिए, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो फाइट करते हैं, उनको बहुत लंबी लंबी मूवमेंट्स चलानी पड़ती है, बैटल्स लड़नी पड़ती है, तब जाकर उनको ये वोट करने का अधिकार मिलता है। In many countries, women could get this right very late and only after struggle. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हुआ था कि वमेन ने भी बहुत स्ट्रगल किया था इस राइट को पाने के लिए। One of the important decisions of the framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote. अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये रहा कि सभी अडल्ट सिटीज़न को इंडिया में राइट टू वोट प्रोवाइड किया जाए। अब पहले अडल्ट सिटीज़न माना जाता था जो पर्सन 21 एज से अबव थी। ठीक है, जिनकी एज 21 से अबव थी, मतलब 1989 तक। लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ, ये एलिजिबिलिटी एज जो है वो रिड्यूस करके 18 कर दी गई, अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड अमेंडमेंट के बाद जो एज थी उसको, अडल्ट एज जो थी उसको 18 कर दिया गया। अडल्ट फ्रेंचाइज एंश्योर दैट ऑल द सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें क्या होता है कि सभी लोगों को अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए। दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी and non-discrimination that we studied in the chapter on rights. अब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जो सेकंड बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में हमने पढ़ रखा है एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। इक्वालिटी का मतलब सबको पता है कि सबको इक्वल राइट्स मिले, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर
राइट्स जो है वो सबको मिलेंगे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल उनको फुलफिल करेगा. मैनी पीपल थॉट and many think so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right. अब सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, तो किसी किसी पर्सन को लगता है कि राइट टू वोट देना जिसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये सही नहीं है. मतलब राइट टू वोट जो है, वोट करने का अधिकार जो है सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को देना चाहिए जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है. But our constitution makers had a firm belief in the ability and vote of all adult citizens as equals in the matter of deciding what is good for the society, the country and for on constituencies. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे उन सबको पता था कि जो बिना जिनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं हैं वो भी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, जो अडल्ट्स हैं वो भी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जिसके पास डिग्री है वही अच्छे डिसीजंस ले पाएगा. व्हाट इज़ ट्रू ऑफ राइट टू वोट इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. व्हाट इज़ ट्रू ऑफ राइट टू वोट, जो राइट टू वोट के लिए सच है वो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए भी सच है. इसका मतलब है कि राइट टू वोट के लिए जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, वैसे ही राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए भी यही सारी चीज़ें हैं. यानी कि इसमें भी इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए राइट टू कॉन्टेस्ट करने का भी. और राइट टू कॉन्टेस्ट में भी यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्टेस्ट करना चाहता है इलेक्शन में, जो खड़ा होना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो. ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है कि राइट टू वोट के लिए जो है वही राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए भी है. All citizens have the right to stand for election and become the representative of the people. सब citizens के पास राइट है, अधिकार है इलेक्शन में खड़े होने के लिए और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए. There are different minimum age requirements for contesting election. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एज लिमिटेशन होती है कि इससे ऊपर की एज जिसकी भी है वो कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन को. जैसे कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में एक कैंडिडेट 25 साल तो उसकी मिनिमम एज है, यानी कि 25 ईयर्स तो उसकी एज होनी चाहिए. एंड यहाँ पर कुछ दूसरी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस होनी भी चाहिए. देयर इज़ अ लीगल प्रोविजन दैट पर्सन who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offence is disqualified from contesting election. ठीक है, कि अगर कोई भी पर्सन है वो 2 या 3 ईयर्स से ज़्यादा अगर किसी भी अपराध के रिगार्डिंग अगर उसको जेल में रखा गया था तो ऐसा पर्सन भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. ओके, बट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इनकम, एजुकेशन, क्लास और जेंडर ऑन द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. लेकिन यहाँ पर इस टाइप की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनकम को लेकर कि मान लो भाई कह दिया जाए कि जिसकी 50,000 से ज़्यादा मंथली इनकम है ना वही इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है, तो ये तो गलत होगा. तो इसलिए इनकम को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एजुकेशन को भी लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड क्लास और जेंडर को लेकर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इन दिस सेंस आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज़ ओपन टू ऑल द सिटीजन्स. और इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है इलेक्शन का वो सभी लोगों के लिए, सभी पर्सन के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अगर आपको कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका एक प्रॉपर या तो PDF प्रोवाइड करा दूंगी या फिर आपको इसकी एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट और प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you.